शुरुआत मिडिल ईस्ट वॉर में ट्रंप के मिशन पायलट की खबरों के साथ। ईरान के साथ जंग में अमेरिका लगातार नुकसान झेल रहा है और ऐसा एक नुकसान 3 अप्रैल को तब हुआ जब ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट गिराया। पायलट ईरान की जमीन पर गिरा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, पायलट को वहां से सुरक्षित निकाला। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताऊं उसके पहले ट्रंप के मिशन पायलट के 5 बेहद अहम पॉइंट बताता हूं। पहला, क्विक रेस्पॉन्स, यानी जैसे ही पायलट के गिरने की खबर मिली अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल किया। तीसरा अहम पॉइंट है हाईटेक सपोर्ट। अपने एक पायलट का रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट और नाइट विजन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन के जरिए ट्रंप ने नो मैन लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी को दुनिया के सामने रखा। इसमें अमेरिकी सेना का सिद्धांत कि किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हालात जितने ही खतरनाक क्यों ना हो। ईरान से पायलट को सुरक्षित निकालकर ट्रंप ने साबित किया कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने से पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन चला सकता है। तारीख 3 अप्रैल, जगह बख्तियार प्रांत, ईरान। ईरान ने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को हिट किया। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान का ये वो हमला था जिसने अमेरिका की साख पर सवाल खड़े कर दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के जैसा आसमान पर अपना दबदबा बता रहे थे। उसी ईरान के आसमान से अमेरिका के फाइटर प्लेन का एक पायलट ईरान की जमीन पर जा गया। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक सटीक और बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू मिशन चलाकर अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। यह ऑपरेशन इतनी तेजी से किया गया कि ईरानी सेना और स्थानीय लोगों को भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें कि अमेरिका का F-15E जेट बख्तियार प्रांत के पहाड़ी इलाके में गिरा था। इसके बाद इंटेलिजेंस टीम ने पायलट के इमरजेंसी बीकन को ट्रैक किया। ज्वाइंट चीफ और कमांडर इन चीफ ने 24 घंटे लोकेशन की निगरानी की। ऑपरेशन में अमेरिका के 100 कमांडर्स को ईरान में उतारा गया। 12 हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और घंटों की मेहनत के बाद अमेरिका ने दूसरे पायलट को भी बचा लिया। अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था लोकेशन, क्योंकि पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ों में फंसा था और हथियारबंद लोग पायलट की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ईरानी सेना को पायलट की भनक लग गई थी। ऐसे में ईरान में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित निकालना अमेरिका के लिए शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा था। यही वजह है कि ट्रंप ने मिशन को लेकर डिटेल प्लानिंग की और खबरों के मुताबिक रेस्क्यू टीम को भेजने से पहले ट्रंप ने 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर दिए। इनका काम रेस्क्यू टीम को सुरक्षा देना और ईरान के अटैक को रोकना था। यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को हेलीकॉप्टर्स के जरिए ईरान के अंदर उतारा गया। रेस्क्यू के दौरान ईरानी फोर्स और यूएस स्पेशल फोर्स के बीच जबरदस्त फायरिंग भी हुई और भीषण गोलीबारी के बीच ट्रंप की स्पेशल फोर्स ने पायलट का रेस्क्यू कर लिया। ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अमेरिकी पायलट को ईरान की जमीन से निकालकर अमेरिकी फोर्सेस ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया है। अमेरिका के लिए यह कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा ट्रंप के सोशल मीडिया पर दिए बयान से लगाया जा सकता है। इस सफल ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा, सेना के इतिहास में यह पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलट्स को दुश्मन के इलाके के अंदर से अलग अलग अभियानों में बचाया गया। हम किसी भी अमेरिकी सैनिक को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर यह साबित होता है कि हमने ईरानी आसमान पर जबरदस्त हवाई वर्चस्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमारे पास सचमुच दुनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है। मिडिल ईस्ट वॉर के 37 दिन बीत जाने के बाद भी जंग में ईरान का ही पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि ईरान न सिर्फ अमेरिका, इजराइल के बारूदी हमले झेल रहा है, बल्कि जबरदस्त पलटवार भी कर रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों का जिक्र करता आया है, लेकिन पायलट को बचाने वाला ये कामयाब ऑपरेशन अमेरिका के लिए बड़ा बूस्टर है और अमेरिकी स्पेशल फोर्स की इस कामयाबी ने ट्रंप का भी हौसला बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बारे में कोई शक नहीं कि ईरान की जमीन से अपने पायलट को निकाल करके अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और अपनी ताकत साबित की। लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी के साथ एक सवाल भी खड़ा कि क्या अमेरिका ने सिर्फ अपनी तकनीक और ताकत से इस मिशन को अंजाम दिया, या ईरान के अंदर से भी अमेरिका को कोई बड़ी मदद मिली? खलीफा के गद्दार बने ट्रंप के यार, यूएस ऑपरेशन में ईरान के मुखबिर। 24 घंटे
सिर्फ 24 घंटे में अमेरिकी फोर्सेज ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अपने पायलट को बचाने की ताकत या स्ट्रेटेजी अमेरिकी सेना के पास नहीं है। नाउम्मीदी की वजह थी ईरान की जमीन, युद्ध में अमेरिका के हालात और अमेरिकी पायलट के खिलाफ ईरान का आक्रामक रवैया। क्योंकि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान की तरह ईरान की जमीन पर भी दुनिया के किसी भी देश के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा है। ऐसे में बख्तियार जैसे इलाके में अमेरिकी सेना के कामयाब ग्राउंड ऑपरेशन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को अपने पायलट की सटीक लोकेशन कैसे पता चली। क्या अमेरिका ने वाकई अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन पूरा किया, या फिर अमेरिका को ईरान के अंदर से किसी तरह की बड़ी मदद मिली? क्योंकि पेंटागन के अधिकारी बखूबी जानते थे कि दुश्मन की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। जहां पायलट की लोकेशन थी वो ईरान का घना जंगल और पहाड़ी इलाका था, और इसी को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई थी। अब इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA की भी अहम भूमिका रही। अधिकारियों के मुताबिक CIA ने पहले एक भ्रम फैलाने वाली रणनीति अपनाई, जिसमें यह खबर फैलाई गई कि पायलट को पहले ही ढूंढ लिया गया है। खबर यह भी है कि ईरान के अंदर कुछ लोगों ने IRGC से गद्दारी की और रेस्क्यू ऑपरेशन में CIA की मदद करके US को कामयाब बनाया। क्योंकि जैसे ही ईरान में अमेरिकी पायलट के गिरने की खबर फैली थी, ईरान में हड़कंप मच गया था। ईरानी प्रशासन ने पायलट को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खास तौर पर कोहिगलुई और बुएर अहमद प्रांत में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया था। इसके साथ ही चार महाल और बख्तियार इलाके में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। यही नहीं, अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। ईरानी मीडिया ने पायलट की जानकारी देने वाले के लिए इनाम तक घोषित कर दिया था। हर ठिकाने पर तलाशी ली जा रही थी। ईरानी सुरक्षा एजेंसीज और आम नागरिक दोनों अमेरिकी पायलट तक पहुंचने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन इस हाई वोल्टेज सर्च ऑपरेशन के बीच भी अमेरिकी फोर्स ने अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर अमेरिकी पायलट का गिरना और फिर उसे सुरक्षित निकालना ट्रंप के लिए नाक का सवाल था। अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने पायलट को ईरानी फोर्स के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की भारी बेइज्जती हो जाती। यही वजह है कि दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में खलीफा के गद्दारों को अपना मोहरा बनाया, और ट्रंप ने ईरान के साथ साथ दुनिया को अपनी फोर्स की ताकत का एहसास करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि पहली बार भी नहीं जब अमेरिका ने दुश्मन के घर से अपने सैनिकों का रेस्क्यू किया हो। पहले कई दफा ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे करके अमेरिका ने साबित किया कि पॉलिसी एक ही है, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। साहस और रणनीति की मिसाल पेश की गई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने समुद्र के रास्ते लाखों सैनिकों को रेस्क्यू किया, जिसे डनकर्क इवैक्यूएशन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने वियतनाम जंग के आखिर में ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड के जरिए कई सैनिकों और नागरिकों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया था। इसके अलावा ब्लैक हॉक डाउन की घटना भी अमेरिकी ताकत का एक सबूत है, जिसमें सोमालिया में घिरे अमेरिकी सैनिक को संघर्ष के बीच बाहर निकाला गया। ये सारे सबूत, लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है। वो सवाल है एक आंकड़े के साथ, और आंकड़ा है 36 का आंकड़ा। क्या 36 घंटे बाद पूरी दुनिया दहल जाएगी? क्या अगले 36 घंटों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज का निकलना मुश्किल हो जाएगा? ये सवाल उठा डोनाल्ड ट्रंप के एक नए अल्टीमेटम के बाद। डेडलाइन 36 घंटे बाद खत्म होगी। 36 घंटे बाद महायुद्ध विकराल शुरू होने वाला है, सबसे खतरनाक विध्वंसक काल। ट्रंप ने ईरान को धमकाया, नाटो से गुहार लगाई, बमबारी पर ब्रेक लगाकर अपनी शर्तों के साथ समझौते में फंसाने की कोशिश की। लेकिन ईरान का इरादा नहीं बदला। न हॉर्मुज से कब्जा छोड़ा, न मिडिल ईस्ट में हमले रोके, और न ही परमाणु हथियार का सपना छोड़ने को तैयार हुआ। कुल मिलाकर 36 दिन के विध्वंस के बाद भी ईरान ट्रंप की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन अब फिर ट्रंप की भाषा बदल रही है। तेहरान के लिए धमकियों में तलखी बढ़ गई है। ट्रंप का सबसे नया ऐलान है
कि ईरान के पास आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। ईरान के लिए वक्त तेजी से निकल रहा है। ट्रंप के 48 घंटे की नई वार्निंग के मुताबिक अब करीब 35 से 36 घंटे का वक्त बचा है। 7 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे नई डेडलाइन खत्म हो जाएगी। ट्रंप का दावा है कि इसके बाद ईरान की जमीन पर नर्क उतर आएगा। वैसे तो ट्रंप लगातार बयान बदलते रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप का ये अल्टीमेटम फाइनल हो सकता है, क्योंकि ईरान के सामने सुपर पावर अमेरिका के सारे पैंतरे फेल हो चुके हैं। एक तरफ ट्रंप बातचीत का दावा करते रहे, दूसरी तरफ बम बरसाते रहे। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 10 दिनों में हर तरीके से ईरान की परीक्षा ली। 28 से 30 मार्च के बीच तेहरान, इस्फहान में यूनिवर्सिटी पर हमले किए गए। अमेरिका ने इस्फहान में सैकड़ों टन बारूद बरसाकर स्टील प्लांट तबाह किया। इजरायली सेना ने तबरीज में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज B1 पर हमला करके धमकी दी। ट्रंप ने बंकर बस्टर बमों की तबाही और उसके बाद ब्रिज अटैक का वीडियो शेयर करके आने वाले तूफान का संकेत दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर नर्क का दरवाजा खोलेगा तो उसके बाद अगले कुछ घंटों में ही पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए नर्क बन जाएगा। अमेरिका के ऑल आउट प्लान को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल 36 घंटे की डेडलाइन को लेकर है। हालांकि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप एक डेडलाइन को विस्थापित कर चुके हैं पहले ही, जब फुल थ्रॉटल अटैक की बात कही गई थी, लेकिन उसके टाइमलाइन खत्म होती उसके लगभग 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप आए और उस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। ईरानी सेना ने एक लाइन में बता दिया है कि ट्रंप के हर हमले का जवाब दिया जाएगा और ईरान के दावे हवाई नहीं है, क्योंकि 26 मार्च के बाद ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी देशों में भारी तबाही मचाई है। इजराइल पर करीब 40 राउंड मिसाइल अटैक किया, 20 से ज्यादा तेल और गैस साइट्स को तबाह किया। इसके अलावा जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने नए टारगेट्स को निशाना बनाया है, ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है, उसी तरह से ईरान अपने पलटवार का दायरा बढ़ा रहा है। 10 दिन के अंदर ईरान ने अमेरिका के 4 हथियारों को तबाह किया है, जिससे अमेरिका के सुपर पावर होने पर सवाल उठने लगे। 27 मार्च को आसमान में अमेरिका की आंख कहा जाने वाला सऊदी बेस पर खड़ा अवाक्स सिस्टम तबाह कर दिया। 3 अप्रैल को पहले F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट और उसके बाद रेस्क्यू मिशन पर आए A-10 थंडरबोल्ट 2 फाइटर जेट को उड़ा दिया। 4 अप्रैल को अमेरिका का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 प्लेन ध्वस्त कर दिया। ईरान के हमलों ने अमेरिका की तैयारी को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। ऐसे में डेडलाइन खत्म होने पर ट्रंप अगर कुछ नए प्रयोग करते हैं तो ईरान फिर अमेरिका को सरप्राइज के बदले सरप्राइज दे सकता है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में और भयावह हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और बात उत्तर प्रदेश पुलिस के उस ऑपरेशन डेविल की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जरिए यूपी की धुरंधर फोर्स ने पाकिस्तान के मोहरों पर चुन चुनकर शिकंजा कसा है, उन साजिशों का खुलासा किया और खात्मा किया जिनके जरिए उत्तर प्रदेश समेत हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को दहलाने का नापाक प्लान तैयार किया गया। सबसे पहले देखिए योगी फोर्स के ऑपरेशन डेविल का चैप्टर 1। योगी फोर्स का ऑपरेशन डेविल। मुनीर के मोहरे यूपी में फेल। साजिश बड़ी थी, प्लानिंग पूरी थी, ट्रायल भी हो चुका था, बस असली वारदात बाकी थी। मगर तभी योगी के धुरंधरों ने पाकिस्तानी डेविल्स को धर दबोचा, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यूपी से पकड़े गए आतंकियों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तानी आतंकी अबू बकर से था, जो इन चारों को यूपी के अलग अलग हिस्सों में दहशत फैलाने का ऑर्डर दे रहा था। आतंकी अबू बकर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहा था। इसने साकिब को एनसीआर समेत वेस्ट यूपी की कई लोकेशन शेयर की। 12 कार शोरूम में आग लगाने की साजिश रची गई। कई नेता और हिंदूवादी शख्सियत भी निशाने पर थे। देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में गिरफ्तार 4 आतंकियों से यूपी एटीएस अब पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरह से आतंकियों के मंसूबे थे वो बेहद खतरनाक थे। लेकिन यूपी एटीएस को एक बेहद अहम जानकारी भी हाथ लगी है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि अबू बकर ने बाकायदा इनको एक बड़ा टास्क दिया था और कहा था कि बड़ी घटना करोगे तभी रकम मिलेगी। यूपी में अबू बकर के इस डेविल ग्रुप में 4 किरदार थे। पहला साकिब, दूसरा अरबाब, तीसरा विकास और चौथा लोकेश।
मगर इन चारों के ऊपर भी एक हैंडलर था जो दुबई में बैठा था। इसका नाम है आकिब और इसी ने मेरठ के साकिब को पाकिस्तानी आतंकी अबू बकर से सोशल मीडिया के जरिए मिलवाया। आकिब ने ही साकिब को डेविल कोडवर्ड दिया था और उसके ग्रुप को पैसे भी वही सप्लाई करता था। दुबई में बैठा आकिब इस पूरे आतंकी नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। वो दुबई से ही शाकिब और उसके साथियों को पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क कराता था। यहाँ तक कि पैसे के लेन देन का भी पूरा जिम्मा आकिब के पास ही था। यूपी एटीएस को इन पाकिस्तानी मोहरों से विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई। आतंकियों का निशाना लखनऊ का चारबाग स्टेशन का रेलवे सिग्नल बॉक्स था। सिग्नल बॉक्स ट्रेन की आवाजाही कंट्रोल करता है, जिसमें खराबी का मतलब है भयंकर हादसे का खतरा। मगर इससे पहले कि सिग्नल बॉक्स से नापाक साजिश करते इन्हें पकड़ लिया गया। यूपी पुलिस और एटीएस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इनके निशाने पर लखनऊ के अलावा यूपी के और कौन कौन से शहर थे और इनका टेरर नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन डेविल का ये पहला चैप्टर दिखाता हूं आपको ऑपरेशन डेविल का अगला हिस्सा, क्योंकि यूपी में एक या दो डेविल नहीं जो पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा हैं, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने तय किया कि डेविल चाहे किसी भी बिल में हो, उन्हें ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। नाम रिजवान अहमद, ठिकाना कुशीनगर उत्तर प्रदेश, आरोप आईसिस से कनेक्शन। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया ये वो दहशतगर्द है जो रहता हिंदुस्तान में है, लेकिन इसका मकसद देश में आईसिस के लिए आतंकी रिक्रूट करना था, बम बनाना था और दहशत फैलाना था। मगर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और आईसिस के इस गुर्गे को यूपी के कुशीनगर से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से बम बनाने का सामान और जिहादी लिटरेचर बरामद हुआ। ये 2015 से ही आईसिस से जुड़ा था और भारत में आतंकी तैयार करता था। रिजवान को 2017 से 2023 तक एक ब्लास्ट केस में जेल भी हुई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो कि आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया उस वक्त ये जो है बम को असेंबल कर रहा था। ये जो आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है, इसके पास से कई आपत्तिजनक जो सामान है वो पुलिस को बरामद हुआ है। जेल से छूटने के बाद रिजवान ने अपना ठिकाना तो बदला ही, दुनिया की नजर में धूल झोंकने के लिए कुशीनगर में ही फास्ट फूड की दुकान भी चलाने लगा। मगर उसका असली मकसद युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में शामिल करना था। हालांकि रिजवान का परिवार खुद को उसकी करतूतों से अनजान बता रहा है। मान लीजिए वो अगर गलती किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आपत्तिजनक सामान भी उससे बरामद। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पूरा नहीं बता पाएंगे। मगर जांच एजेंसियों के पास रिजवान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। रिजवान पर विस्फोटक रखने समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और फिलहाल रिजवान से पूछताछ जारी है ताकि उसके टेरर नेटवर्क से जुड़े बाकी गुनहगारों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाता हूं योगी फोर्स का एक और ऑपरेशन। यह ऑपरेशन है अवैध निर्माण के खिलाफ, जिसके तहत अवैध कब्जा कर बनाए गए मस्जिद, अवैध कब्जा कर बनाए गए मजार और अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। ताजा तस्वीर आई संभल से और लखनऊ से, जहां संभल में बुलडोजर ने अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज किया, तो लखनऊ के अवैध मजार पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अवैध मजार। योगी राज में सबका हिसाब होता है। जो भी अवैध है उसका बचना नामुमकिन है। बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण की जमीन पर बने हर अवैध निर्माण को जमींदोज कर देता है, जिसकी बानगी है ये तस्वीरें। संभल के मुबारकपुर बंद इलाके में ग्राम सभा की 3.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मस्जिद और मदरसे पर योगी फोर्स का हंटर चल गया। इंतजामिया कमेटी प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद खुद मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करा रही है। यूपी के संभल के मुबारकपुर बंद गांव में
ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध निर्माण करके एक मस्जिद और मदरसा बनाया गया था, जिसके ऊपर प्रशासन का पीला पंजा चलता। उससे पहले ही गांव वालों ने इस मस्जिद और मदरसे को खुद ही तोड़ने का फैसला कर लिया था। दरअसल संभल प्रशासन ने मस्जिद, मदरसे और प्राइमरी स्कूल के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने के लिए मस्जिद कमेटी को 8 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण छेनी हथौड़े से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद इंतजामिया कमेटी ने संभल प्रशासन से जेसीबी की मांग की। आखिरकार बुलडोजर पहुंचा और बाकी का काम कर दिया। सर नुकसान तो हमारा इसमें लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक का नुकसान है। जो अपने हाथ से जो तोड़ रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी नुकसान है। जो इसमें तोड़ाई चल रही है, लेबर लगा हुई है और जो सामान है वो भी सारा सामान खत्म ही हो गया है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जेसीबी का किराया भी ग्राम सभा से ही वसूला जाएगा। वहीं गांव के लोग मस्जिद ध्वस्त होने के बाद संभल प्रशासन से नमाज के लिए वैकल्पिक जगह की मांग कर रहे हैं। तो मदरसा जो है ये अवैध है यहाँ पर। उन्होंने कहा अलीगल है साहब, इसे हटा लो, नहीं हटाओगे तो पेनल्टी डाल देंगे। उन्होंने कहा कि जी इसे कितना समय लगेगा साहब, हमारे पास तो थोड़े मजदूर हैं, बहुत समय लगेगा, जेसीबी आप दे दो तो हम जल्दी काम करवा देंगे सर। तो ये जेसीबी मशीन जो है ये प्रशासन से आप लोगों ने ही मांगी थी, जेसीबी उन्होंने खुद से नहीं भेजी? नहीं, हमने मांगी है साहब, पैसों पाई है हमारे। संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला तो लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनी अवैध मज़ारों को हटाने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में बनी मज़ारों के मामले में अल्टीमेटम जारी किया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 15 दिन की तय डेडलाइन के भीतर सभी अवैध मज़ार गिरा दें। केजीएमयू प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अवैध मज़ार हटा दी जाएंगी। फिलहाल मज़ारों में एक मज़ार की तरफ से जो जानकारी है वो केजीएमयू को पेश की गई है, हालांकि दस्तावेज उसके भी नहीं दिए गए हैं। और ये आप तस्वीरें सकते हैं कि ये तमाम जो नोटिस हैं ये केजीएमयू प्रशासन की तरफ से चस्पा की गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मज़ारों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए थी। नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अतिरिक्त समय भी दिया गया ताकि मज़ार प्रबंधक वैध दस्तावेज मुहैया करा सके, लेकिन मज़ार प्रबंधक ने कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए, इसलिए अब सभी अवैध मज़ारों को हटाया जाएगा। और अगर कोई भी पक्ष इस कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, यूपी में कहीं भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत इस समय उबाल पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज कूच बिहार से हुंकार भरी तो ममता सरकार पर जमकर प्रहार किए। दूसरी तरफ मालदा में एक ऐसी घटना जिसने सुरक्षा एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया। ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखा पड़ा। बंगाल की सियासत पर यह रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक से हड़कंप। जमीन पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, आसमान में संदिग्ध ड्रोन की मौजूदगी। चुनाव से पहले नित नए विवाद की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में राजनीति के पारे को हाई कर रहे हैं और इस बार तो ममता बनर्जी की सुरक्षा में हुई बड़ी गड़बड़ी ने दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दरअसल ममता बनर्जी चुनावी रैली में हिस्सा लेने के बाद मालदा के मालतीपुर से गाजोल रवाना हो रही थी, तभी उनके हेलीकॉप्टर के पास एक ड्रोन नजर आया। ममता के हेलीकॉप्टर के पास मौजूद कार्यकर्ताओं के मोबाइल में ड्रोन की ये तस्वीरें कैद हो गई। ममता के हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्रोन दिखते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया और खुलासा हुआ कि ड्रोन उड़ा रहे लोग टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। खबरों के मुताबिक जांच में पता चला है कि ड्रोन हरिश्चंद्रपुर के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मोतीबुर रहमान की टीम का है। इस ड्रोन का इस्तेमाल लोगों की भीड़ दिखाने के लिए किया गया था। पुलिस उनसे आगे पूछताछ कर रही है और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। बंगाल का चुनावी मौसम ठीक वैसे ही बदल रहा है जैसे कुदरत अपने रंग बदल रही है, कभी गर्मी तो कभी बारिश। ठीक इसी तरह बंगाल का सियासी पारा भी कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा है। बंगाल में कभी हिंसा की खबरें चुनाव के बीच तनाव पैदा कर रही हैं, तो बीजेपी और टीएमसी की बयानबाजियां लगातार माहौल को गरमा रही हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कूच बिहार से चुनावी बिगुल फूंक दिया। पीएम ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने चुन चुन कर ममता सरकार पर बड़े हमले किए। भाइयों बहनों,
बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बंगाल में ममता सरकार को धराशायी करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी से पहले गृहमंत्री अमित शाह भी बंगाल में चुनावी दौरे कर रहे हैं और ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के इसी तेवर को देखकर ममता बनर्जी भी घबराई हुई नजर आती हैं और इस घबराहट में सीएम दीदी शब्दों की मर्यादा भी भूल चुकी हैं। ওই যে শয়তান এসে বসে আছে, একটা শয়তান লোক, নাম বলবো না, নাম বলতে আমার লজ্জা লাগে, অফিসারদের ফোন করে থ্রেট করছে, বলছে দিল্লিতে নিয়ে যাবে, তোমার ক্ষমতা আছে? ও মোটা ভাই, মা বোনদের ভোট কাটার জন্য তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড় ভোট কাটারি ভাই, তোমার দেখা নাই। हिम्मत थकले सामना सामने लड़ून। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में जीत का चौका जड़ने के लिए ममता साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को आजमाने से गुरेज नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और अमेरिका से जारी जंग के बीच ईरान ने बहरीन पर हमला किया और सित्रा इलाके की अहम तेल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ अटैक किया, जिससे कुवैत और बहरीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके पहले अमेरिका ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि बुशहर का बदला ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला करके लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद हमले की जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल ने एक बार फिर से बुशहर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। जंग शुरू होने से अब तक 4 बार परमाणु साइट पर हमले किए जा चुके हैं। बुशहर प्रांत में ईरान के जिस न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया वो फारस की खाड़ी में समुद्र तट के करीब है और ये प्लांट करीब 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है और करीब 4.5% लो इनरिच्ड यूरेनियम से चलता है। बता दें कि यह प्लांट रूस की मदद से चल रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम संदिग्ध रहा है और न्यूक्लियर प्लांट आईएईए की निगरानी में है। बुशहर प्लांट पर हमले के बाद रेडिएशन के लीक होने का खतरा भी बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक प्लांट के कैंपस के करीब एक प्रोजेक्टाइल गिरा। प्लांट पर यह हमला मेट्रोलॉजी सर्विस बिल्डिंग के पास हुआ, जिससे रिएक्टर और प्लांट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि हमले से न्यूक्लियर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है, लेकिन रेडिएशन लेवल सामान्य होने की पुष्टि की गई है। हालांकि महायुद्ध में बार बार न्यूक्लियर साइट पर हमले तबाही का बड़ा संकेत दे रहे हैं। वहीं इस पूरे हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के कहर से तेल भंडारण में भीषण आग लगी हुई, जिससे उठता काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने बहरीन की जिस रिफाइनरी पर हमला किया है वो सित्रा इलाके में स्थित बापको की मुख्य रिफाइनरी है और 4 लाख बैरल प्रतिदिन की इसकी क्षमता है। वहीं अब ईरानी मिसाइल हमले के बाद बहरीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से रिफाइनरी पर अटैक से तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में हलचल और बढ़ गई है। जहां इस वक्त 25 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं, न तेल मिल रहा है न आटा, बावजूद इसके कंगाल पाकिस्तान के हुक्मरान होश में नहीं और भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर जब पाकिस्तानी तड़प रहे हैं तो नेता युद्ध की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल चुका है या जनता को गुमराह करने के लिए साजिश रची गई है? बारूदी ख्वाब, भूखी आवाम, पाकिस्तान का बुरा अंजाम। इस्लामाबाद में विद्रोह का डर, गीदड़ भभकी देने लगा मिनिस्टर। ये हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ।
वैसे तो ये बड़बोलेपन के लिए पहले से जाने जाते हैं, लेकिन अब हालात पागलपन तक पहुंच चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जनता ने बवाल मचा रखा है। शहबाज सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को धमकी देने में बिजी हैं। अपने नए बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने अब हमला किया तो हम कोलकाता तक जाएंगे। दरअसल ख्वाजा आसिफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान से बौखलाए हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भारत इस बार अभूतपूर्व कार्रवाई करेगा। इसी बयान पर बौखलाए पाकिस्तानी मंत्री अपनी हैसियत भूल गए और पाकिस्तानी सीमा से 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता तक हमले का सपना देखने लगे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। पाकिस्तान की एक हिमाकत पर भारत कैसे उसका नक्शा बदल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की मार देखकर इस बात का अंदाजा ख्वाजा आसिफ को भी होगा। लेकिन मजबूरी ये है कि अब आवाम भूख से तड़प रही है और जंगी बयान से उन्हें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में कोहराम सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है। हालत यह है कि जिस चीन से पाकिस्तान सदाबहार दोस्ती का दावा करता है, उसने भी पाकिस्तान को नए संकट में डाल दिया है। चीन से पहले यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान को पहले ही झटका दे चुके हैं। पाकिस्तान की कंगाली और बर्बादी की गवाही वो शख्स भी दे रहा है जो ख्वाजा आसिफ से पहले मुंबई पर हमले की धमकी दे रहा था। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम मुंबई और दिल्ली को निशाना बनाएंगे। अब वही अब्दुल बासित बता रहा है किस तरह पाकिस्तान अमेरिका ही नहीं चीन की भी दलाली में जुटा है ताकि किसी तरह 1 महीने का सीज फायर हो जाए तो पाकिस्तानियों की जान बच जाए। लेकिन इसके बावजूद बार बार भारत के नाम की धमकी ये दिखाता है कि पाकिस्तान में सरकार और सिस्टम में शामिल लोग या तो दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं या फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानियों को गुमराह करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।